Hello guys, I'm Advocate Roshni, practicing advocate in Nagpur and Bombay High Court. So पिछले वीडियो में हमने बेल के बेसिक कंसेप्ट को समझा, उसके प्रोविजंस को समझा और बेल की बेसिक नीड्स क्या होती हैं इसके बारे में हमने जानकारी ली। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेल के कुछ डिटेल्स, प्रोविजंस, सेक्शंस के साथ। सबसे देखिए, बेल के इस प्रोविजन को समझने से पहले हमें कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि बेल क्यों ली जाती है, तो ऑब्वियसली किसी क्राइम, जो अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसके एवज में हमको बेल लेनी होती है। तो क्राइम यानी क्या? एक ऐसे अपराध जो समाज में होते रहते हैं उसे हम कहते हैं क्राइम। अब क्राइम दो प्रकार के होते हैं, यानी ये जो अपराध है ये दो प्रकार के होते हैं, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस जो लेस सीरियस क्राइम, जो लेस क्रिमिनल मैटर में आते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे ये पूरे सेक्शंस होंगे, यानी बेल के जो बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है इससे रिलेट करते हुए हमारे कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी। इस सेक्शंस में अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शन हमें तब लगानी होती है, ये सेक्शंस के अंदर एप्लीकेशन हमें तब लगानी होती है जब कोई अपराध बेलेबल ऑफेंस हो। बेलेबल ऑफेंस मतलब बेल अवेलेबल, राइट? तो ऐसे ऑफेंसेस जिसमें बेल अवेलेबल हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या हमें इस सेक्शंस में बेल मिल जाती है? हाँ, हमें इस सेक्शन में बेल मिलती तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑफेंसेस में जो बेलेबल ऑफेंस हो, राइट? जो लेस सीरियस क्राइम नेचर के हो, बहुत ज्यादा हार्श ना हो, राइट? तो ऐसे क्राइम जो लेस सीरियस है और ऐसे क्राइम जिसमें बेल मिलना बहुत आसान है, तो ऐसे क्राइम में ही ऐसे क्राइम में हम लोगों को 436 इस सेक्शंस के तहत एप्लीकेशन लगाकर बेल बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो ये बेल हमें या तो पुलिस स्टेशन से ही मिल जाती है या फिर कोर्ट से मिलती है। तो डिपेंड करता है कि हमारा अक्यूज किस कंडीशन में अरेस्ट किया गया है और वो अभी कहां पर है, ये सारी चीजें। अब जब हम 436 में हैं तो आइए हम 436A के भी प्रोविजन को जानते हैं। तो 436A जो कि नए अमेंडमेंट के बाद इस सीआरपीसी में आया है, ये अमेंडमेंट 2005 में हुई थी। तो 2005 के बाद हमें 436A इस सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस सेक्शन में होता क्या है? ये सेक्शंस हमें ये बताता है कि एक अक्यूज पार्टी कब तक कस्टडी में रह सकती है। आपको समझाना चाहूंगी, अगर एक अक्यूज पार्टी है जो अरेस्ट हुआ, जिसने एक ऑफेंस किया हुआ है, अब वो ऑफेंस का ड्यूरेशन, जिस ऑफेंस जो उसने ऑफेंस किया है उसके एवज में उसको जो पनिशमेंट मिलने वाली थी, उस पनिशमेंट का उसने आधा पीरियड कस्टडी में ही निकाल दिया, राइट? अब वो कस्टडी में है, आधा समय वो कस्टडी में भी है, स्टिल इन्वेस्टिगेशन चली रही है। तो ऐसे अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट आया है, इसके तहत वो अक्यूज पार्टी एक एप्लीकेशन लगाकर 436A की एप्लीकेशन लगाकर उसे रिलीज मिल सकता है, उसे बेल मिल सकती है कोर्ट के द्वारा। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक अक्यूज पार्टी है, उसने एक ऐसा अपराध किया है, एक ऐसा क्राइम किया है जिसकी पनिशमेंट 3 साल है और 3 साल में से 1.5 साल वो कस्टडी में ही है, यानी वो अरेस्टेड ही है, वो पुलिस की कस्टडी में है या फिर ऐसा कुछ कस्टडी में ही है। तो ये जो 1.5 साल है, जो उसको जो पनिशमेंट मिलने वाली थी 3 साल, उसका आधा पीरियड तो वो कस्टडी में ही है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, गोइंग ऑन प्रोसेस में है। तो ऐसे सिचुएशन में उसका अधिकार बनता है, उस अक्यूज पार्टी का अधिकार बनता है कि वो 436A की एप्लीकेशन के तहत कोर्ट को ये बताए कि मुझे बेल मिलनी चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये बेल, ये जो रिलीज ऑर्डर है, ये एक टेम्पररी रिलीज होगा। डेफिनेटली वो ये एप्लीकेशन लगाकर अपने आप को रिलीज कर सकता है, अपने आप का बेल ग्रांट करवा सकता है कोर्ट से, और ये एक टेम्पररी रिलीज ऑर्डर होगा। तो नाउ अब आइए हम जानते हैं 437 को। देखो, 436 में तो हम जानते हैं कि ऐसे अपराध जो कि बेलेबल है उसमें हमें आसानी से बेल मिल जाती है 436 के एप्लीकेशन के द्वारा। लेकिन अब क्या हो जब क्राइम नॉन बेलेबल हो? देखो, जब नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब बेल नहीं मिल सकती,
यानी हमारे कैसे ऐसे वर्ड ऐसे दिमाग में आता ही होगा कि नॉन बेलेबल यानी कि बेल नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है सर। तो ऐसे अपराध, देखो अब हर अपराध में हमें बेल मिल सकती है, बस इतना होता है कि हमें वो जो क्राइम हो रहा है, वो जो चीजें हो रही है, उसमें हमारा अक्यूज पार्टी कितना इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम जानते हैं 437 के बारे में। तो 437 इस एप्लीकेशन में ऐसे ऑफेंसेस आते हैं जो नॉन बेलेबल है, ठीक है। ऐसे ऑफेंसेस में जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, उस ऑफेंसेस में हमें बेल मिलती तो है, हमें एप्लीकेशन लगाना होता है 437 का। और ये जो बेल एप्लीकेशन जो हमें लगानी है 437 की, ये 437 की बेल एप्लीकेशन हमें मैजिस्ट्रेट के सामने लगानी होती है और मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही हमें ये बेल ग्रांट होती है। लेकिन इस सेक्शन में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें बेल रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास में बहुत लेस पावर होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन होता है कोर्ट के ऊपर कि वो कोर्ट उसको बेल देगी या नहीं देगी। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उस मैजिस्ट्रेट के ऊपर जिसकी वजह से उसको बेल ग्रांट नहीं करनी होती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जैसे मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो भी पनिशमेंट उस अपराध के बाद होनी है, मतलब उस अपराध में, उस क्राइम में जो भी पनिशमेंट लिखी गई है वो 7 साल से नीचे की होनी चाहिए, 7 साल से ऊपर की नहीं, तब उसको बेल मिल सकती है। और अगर 7 साल से ऊपर की पनिशमेंट है तो उसे बेल नहीं मिलेगी। अगर कोई ऐसा क्राइम है जिसकी पेनल्टी, जिसका पनिशमेंट ही डेथ पेनल्टी है, तो ऐसे केस में भी हमको बेल नहीं मिलेगी। उसके बाद ऐसा कोई क्राइम जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, लाइक मर्डर है, रेप है, एसिड अटैक है, तो ऐसे क्राइम में भी हमें बेल नहीं मिल सकती है मैजिस्ट्रेट इस कोर्ट में। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी अगेंस्ट कोई क्राइम किया गया है, लाइक डकैती वगैरह वगैरह, ये सब कोई ऐसा क्राइम किया हुआ है, ब्रीच किया हुआ है, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा क्रिमिनल सेक्टर में वो काम किया गया है, कॉन्स्पिरेंसी की हुई है, तो ऐसे सेक्टर में भी बेल ग्रांट नहीं होती है इन मैजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद अगर वो अक्यूज पार्टी किसी कॉन्स्पिरेंसी में इन्वॉल्व है या किसी अबिटमेंट में इन्वॉल्व है, तो ऐसे सिचुएशन में भी मैजिस्ट्रेट उसको रिलीज नहीं कर सकता है इस सेक्शन में। तो ये जो सेक्शन है 437, ये है तो नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेल देने के लिए ही, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इस सेक्शन में भी। अब हम बात करते हैं ऑफेंस को एक और सेक्शंस मिलता है जिसके तहत हम बेल के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए हमारे पास में एक और सेक्शन है जो है 439, जो कि एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे बेल के प्रोविजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 439। 439 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर 2 लोगों की पावर है, एक है सेशन कोर्ट और एक है हाई कोर्ट। क्योंकि ये 2 लोगों की पावर यहां पर आ जाती है, तो यहां पर इनको जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कोई रिस्ट्रिक्शन, मतलब इनके पास में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये हर मैटर में आपको बेल दे सकते हैं, हर मैटर में, ठीक है। हाँ, मैं आगे डिस्कस करूंगी, कुछ कंडीशंस होते हैं, लेकिन इसमें हमको हर मैटर में बेल मिल सकती है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। 439 इस सेक्शंस में हमको हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट यहां से बेल ग्रांट हो सकती है। जुडिशरी का जो पावर है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का, ये बहुत ज्यादा वाइड है, इस वजह से हमें यहाँ पर बेल मिल सकती है। लेकिन कुछ ग्राउंड्स यहाँ पर भी है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर भी है। तो ऐसी कौन से कंडीशन है जिसमें हमें बेल मिल सकती है? तो सबसे पहला कंडीशन है कि जो अक्यूज पार्टी है वो या तो 16 साल का होना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि जो हमारा अक्यूज पार्टी है अगर वो वुमेन है तो उसे वो ग्रांट हो सकती है, बेल ग्रांट होने के चांसेस हैं। अगर अक्यूज पार्टी इल है, मेंटली फिजिकली इल है और इनफॉर्म इंसान है, मतलब कि बहुत कमजोर इंसान है, बहुत दुर्लभ इंसान है, तो उसे भी बेल मिलने के चांसेस यहां पर इस सेक्शन में है। दूसरी बात, हैबिचुअल ऑफेंडर अगर है, देखो कई बार दिमाग में आता है कि यार ये तो बार बार क्राइम करता है, ये तो इसका हर बार क्राइम में नाम होता है, इसे तो बेल नहीं मिलनी चाहिए। बट
क्योंकि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ उसी समय का अपराध देखती है, इसीलिए ऐसे ऑफेंसेस जो कि ऑफेंडर, जो भी जिसने क्राइम किया हुआ है, एक अक्यूज पार्टी, अगर वो ऑफेंडर हैबिचुअल ऑफेंडर है तभी भी उसे बेल मिल सकती है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल रीजन होना चाहिए, स्पेशल सर्कमस्टांस होना चाहिए जिसमें उसको बेल मिल सके। जैसे फॉर एग्जांपल कि बेल हमारी ग्रांट हो जाती है तो हमें क्या करना होता है, तो हमें बेल बॉन्ड साइन करना होता है। ये बेल बॉन्ड एक प्रकार का बेल का ही डॉक्यूमेंट है जिसमें हमको बेल का साइन वाइन करना होता है, और कंडीशंस होती है कुछ जजेस की, कुछ कोर्ट्स की, कि ये कंडीशंस है तो वो फुलफिल करनी होती है, और कुछ श्योरिटी होती है। किसी किसी केस में एक ही श्योरिटी होती है, किसी किसी केस में मनी यानी जो पैसा है ये श्योरिटी होती है, किसी किसी केस में दो लोगों की श्योरिटी होती है। ये श्योरिटी होती क्या है, इस श्योरिटी में फॉर एग्जांपल कि दो लोगों की श्योरिटी मांगा है कोर्ट ने, तो हमें जो बेल बॉन्ड है उस पर दो लोगों की साइन होते हैं, उनके एफिडेविट्स लिए जाते हैं, उनके फोटोज वगैरह लिए जाते हैं, उनकी सारी चीजें, और सिंपल उनको इस केस में श्योरिटी के तौर पे लिया जाता है। श्योरिटी का बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये मतलब होता है कि ये जो पार्टी जिसको हम बेल दे रहे हैं ये कहीं भाग ना जाए, अगर भाग जाए तो हम आपसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। चलो 436 भी हुआ, 437 भी हुआ, 436A भी हुआ, अब डायरेक्ट 439 हुआ। अब 438 कहाँ गया, तो अब मैं बात करती हूँ 438 इस सेक्शन की। ये भी सेक्शन बेल का ही है, लेकिन ये है एंटीसिपेटरी बेल। इसका मतलब है पहले से ही बेल ले लेना। ऐसा अनुमान होता है कि हमें कोई ऐसा क्राइम हुआ है, एक ऐसा अपराध हुआ है जिसमें उस अक्यूज पार्टी को ये लगता है, ये संभावना होती है कि इस केस के तहत मुझे अरेस्ट किया जा सकता है इन फ्यूचर में। उसे अरेस्ट नहीं किया है अभी, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 के तहत इस सेक्शंस की मदद से वो एक बेल का एप्लीकेशन कर सकता है इन दी कोर्ट। तो उसके तहत उसको एक बेल एप्लीकेशन का एप्लीकेशन करना होता है और उससे उसको बेल मिल जाती है। तो ये जो एंटीसिपेटरी बेल है, इसका सिंपल सा यही मतलब है कि टेकन बिफोर अरेस्ट। ये हम तभी ले सकते हैं जब हम अरेस्ट नहीं हुए हो या होने वाले हो। एक संभावना होती है कि ये केसेस चल रहा है, हो सकता है मेरा इसमें नाम आ जाए, या फिर हो सकता है मुझे अरेस्ट किया जाए, तो मैं पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल ले लूं। तो ऐसे सिचुएशन में ही हम लोगों को ये एप्लीकेशन करनी होती है। इसमें कुछ कंडीशन होती है, इस बेल एप्लीकेशन में कुछ कंडीशन होती है, ऐसे कंडीशंस जिसमें मतलब एप्लीकेंट को, जो भी एप्लीकेंट है, जो भी अक्यूज पार्टी है, जो अरेस्ट होने वाला है, उसके सामने कुछ कंडीशन रखी जाती है इस एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करते समय। तो सबसे पहली कंडीशन ये देखता है कोर्ट की जो क्राइम है वो किस नेचर का है, इसका जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी ऑफ द केस क्या है, एक्चुअली ये इस केस में क्या सीरियसनेस है, ठीक है, तभी वो एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करेगा। उसके बाद में वो ये देखता है कि जो ऑफेंडर है, जो भी अक्यूज पार्टी है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं, कि अरे बार बार ये एंटीसिपेटरी बेल के लिए तो नहीं आ जाता है, यानी गलती करता है और एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है, गलती करता है और एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इस केसेस में भी वो रिजेक्ट कर सकती है एंटीसिपेटरी बेल। और एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद ये कहीं देश छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, देश छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, ये उसके मन में होता है। अगर ऐसा कुछ है तो वो बेल ग्रांट नहीं करेगी। अब बात करते हैं, अगर चलो मान लो बेल ग्रांट हो गई, एंटीसिपेटरी बेल ये ग्रांट हो गई, तो कुछ कंडीशन रखता है कोर्ट जिसके तहत जो अक्यूज पार्टी है उसको इस सेक्शंस में रिलीज मिल सकता है। तो कुछ कंडीशन रहती है, वो कंडीशंस क्या क्या है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन ये है कि हम आपको एंटीसिपेटरी, नहीं, कोर्ट ये कहता है कि हम आपको बेल की, इस एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करते हैं, लेकिन जब भी इन्वेस्टिगेशन होगा, जब भी आपकी जरूरत होगी, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंट्रोगेशन के लिए कोर्ट में आना होगा या फिर पुलिस स्टेशन में आना होगा, और अपनी रजामंदी, अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो ये रखते हैं कि आपको तो बेल मिल सकती है, लेकिन आपने जो विटनेस है, जो आपके खिलाफ बनने वाले जो विटनेसेस है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। आप कोई भी विटनेस को इन्फ्लुएंस ना करो।
तीसरी बात है कि आप किसी भी विटनेस को टेम्पर नहीं कर सकते, डरा धमका के बिल्कुल ऐसे खत्म नहीं कर सकते हो। चौथी बात है कि आप देश छोड़कर नहीं जा सकते हो, ठीक है। और पांचवी बात, डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट किस बात को मानती है और किस बात को नहीं। डिपेंड करता है उस केस में, उसको जो ठीक लगता है, उस कोर्ट को जो ठीक लगता है, वो उस हिसाब से अपने कंडीशन वो 5th वाले पॉइंट में डाल सकती है। तो ये सारी बातें हुई हमारी बेल रिलेटेड। तो हमने अब जाना है कि 436 से लेकर 439 तक के सारे सेक्शंस जिसमें हमें बेल किस तरीके से और कैसे ग्रांट होगी। तो ये थी बेल की प्रोविजंस। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर भी जरूर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।